Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and I'll try to complete the last part of chapter number 8 of ACCA F5 and the name of the chapter is one-off contracts. Not one-off contracts, the name of the chapter is relevant costing. So relevant costing में हमने जैसे पुराने टॉपिक्स पढ़े थे, हमने relevant costing in case of material, relevant costing in case of labor ये सब पढ़ा था. Now we will study about relevant costing in case of one-off contracts. सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है. वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मीन्स कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से मेरा बिजनेस है, आई मैन्युफैक्चर टी शर्ट्स. ठीक है, मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ. अब मैं जिस मशीन पे टी शर्ट बनाता हूँ उसी मशीन पे जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट भी बन सकती है. जस्ट एन एग्जांपल कि एक शर्ट भी बन सकती है उसी मशीन पे, या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी. अब हुआ ये कि नॉर्मल बिजनेस कोर्स में आई मेक टी शर्ट्स. मुझे वैसे ही एक बंदे ने शर्ट का ऑर्डर दिया कि इतनी शर्ट्स बनानी है, तो क्या तुम बना सकते हो? उसको अर्जेंसी में चाहिए थी. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम आगे शर्ट्स ही बनाओगे, तुमने प्लान किया है, तुमको सिर्फ एक टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये शर्ट्स बनानी है, तो तुम देखोगे कि क्या ये शर्ट्स बनानी फीजिबल हैं या नहीं. तो उसके लिए यू विल फाइंड आउट रेलिवेंट कॉस्टिंग कि क्या ये शर्ट्स बनाने की रेलिवेंट कॉस्टिंग मेरी आएगी नहीं आएगी, और शर्ट्स बनाने में मिनिमम खर्चा मेरा रेलिवेंट खर्चा जो है वो कितना है. सो दैट इज़ कॉल्ड वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि वो एक बारी में ही करने होते हैं, वो बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते. इट्स लाइक अ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बारी हो गया काम खत्म, दोबारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा. आया तो बहुत रेयर आएगा, जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, लाइक दैट. सो when a business is presented with one-off contract, it should apply relevant costing principles to establish the cash flow associated with the project in order to help set a price. The minimum contract price is the total net relevant cash flow associated with the contract. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी टोटल नेट रेलिवेंट कैश फ्लोज हैं, मतलब हम रेलिवेंट कैश फ्लो निकालेंगे मटेरियल का, लेबर, ओवरहेड का, और जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं सबका हम रेलिवेंट कॉस्टिंग करेंगे जितनी हमने अभी तक करी है, और उन सब से जो हमारा फाइनल प्राइस आएगा दैट विल बी द रेलिवेंट कैश फ्लो कि इस प्रोजेक्ट में रेलिवेंट खर्चा हमारा इतना होगा. तो मिनिमम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का. इसका घबराना नहीं है हमें बिल्कुल भी. एक क्वेश्चन है, इसका बड़ा क्वेश्चन है, वो पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो मैं सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो कमेंट्स ऑन द मेथड यूज्ड. अब इस मेथड पे कमेंट्स क्या हैं? सो पहला, मिनिमम प्राइस इज इफेक्टिवली अ ब्रेक इवन प्राइस, सो विल गिव द फर्म नो गेन और लॉस. ये हमें पता ही है कि मिनिमम प्राइस मतलब रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्ट ही अगर हम कस्टमर से चार्ज करेंगे तो हमें तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा. इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डज नॉट कवर दीज कैश फ्लोज, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिजेक्टेड. एनी प्राइस हायर दैन द मिनिमम, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा अगर कुछ भी हम कंपनी को मिल रहा होगा देन वी विल एक्सेप्ट दी कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंपल सा रूल है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कम हम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेलिवेंट कॉस्टिंग ही पूरी नहीं हो रही, ज़्यादा पे हम ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को. अब आता है फर्दर कंसिडरेशन. ये एक बार मैं थोरेटिकली पढ़ के बताता हूँ बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ के अच्छे से समझ आएंगी. पहला, the price may be acceptable for a one-off contract but not for pricing all the contracts and products. For example, when viewing a one-off contract, fixed cost will probably be ignored as unavoidable. हमने क्या पढ़ा था? relevant costing short term होती है. वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग करेंगे हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे. अब अगर एक कंपनी के अंदर 10 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट को एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हर डिपार्टमेंट को अलग वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सारे डिपार्टमेंट्स ने वो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. फिक्स कॉस्ट किसी ने भी कंसिडर नहीं करी. क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कहते हैं इररिलेवेंट होती है. लेकिन अगर ऑन ओवरऑल पोजीशन देखी जाए तो कंपनी ने इस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा था पूरी कंपनी ने, तो फिक्स कॉस्ट जो हुए थे वो कहीं से तो रिकवर करने पड़ेंगे ना, है ना. तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट विल probably be ignored as unavoidable. However, if every manager ignores fixed cost, the company will end up making losses. रेलिवेंट कॉस्टिंग के लिए हम फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करते, लेकिन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज लेती हैं, क्योंकि अगर पूरी कंपनी को वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ गया
तो फिक्स कॉस्ट तो कहीं ना कहीं से बियर करनी ही पड़ेंगी। The minimum price obtained using relevant costing may be much lower than typical market price. This is true, क्योंकि जो हमारा टिपिकल मार्केट प्राइस होता है वो थोड़ा सा हायर होगा एज कंपेयर्ड जो हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग से अपना आंसर निकाला है। क्यों? क्योंकि रेलिवेंट कॉस्टिंग से जब हम आंसर निकालेंगे हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करेंगे। जैसे कि हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग निकालते हुए अगर हमने कुछ मटेरियल पहले से परचेज कर रखा था जो स्टॉक में पड़ा था जो कि अभी यूज़ नहीं होगा, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, संक कॉस्ट नहीं लिखते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट नहीं लिखते। सो उस केस में हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा आती है और रेलिवेंट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट कम आती है। सो मिनिमम प्राइस यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट इज लोअर एज कंपेयर टू अदर मार्केट प्राइस। इससे क्या होगा, अ फर्म में thus be reluctant to accept this price, मतलब हम जब किसी को सर्विस देंगे हम ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इतना सस्ता किसी को काम करके दे दिया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमने कंसिडर नहीं की किसी में, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने फिक्स कॉस्ट तो कंसिडर ही नहीं की। तो पॉइंट इज अगर इतना सस्ता हमने कॉन्ट्रैक्ट लोगों को देना शुरू कर दिया तो लोग इस चीज़ के आदी हो जाएंगे और मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू गिर जाएगी। फिर दोबारा से लोग हमें बोलेंगे बनाओ बनाओ बनाओ। अब कल को मैंने बाद में मना कर दिया कि नहीं यार वो तो सिर्फ एक बारी का था, मैंने कर दिया, अब नहीं मैं कर सकता, तो लोग बोलेंगे यार फिर तूने पहले क्यों करा, ये क्या मजाक है, उसको सस्ता दे दिया मेरे को महंगा दे रहा है। सो कंपनी की रेपुटेशन भी गिर सकती है। सो अ फर्म दस मे बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस प्राइस if it might affect the price of other contracts in the future. For example, other customer may hear about low prices offered and demand similar lower prices in on their contract as well. ठीक है ना? On the other hand, a company may be willing to accept a loss. कई बार कंपनी लॉस भी एक्सेप्ट कर लेती है अगर उसको लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कि चलो इससे मैंने जो शर्ट्स बनवानी थी, शर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर उसको मेरी शर्ट्स पसंद आई तो वो बहुत सारी टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे देगा। तो जैसे एक एडवर्टीजमेंट के लिए, एक अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए मैंने उसको सस्ती शर्ट बना के दे दी ताकि जब उसको क्वालिटी दिखेगी वो मुझसे टी शर्ट्स भी खूब सारी ले लेगा। सो दैट इज दिस पार्ट। ऑन द अदर हैंड, कंपनी मे बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ लॉस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट if it increases the chances of winning subsequent contracts, albeit at what price. albeit मतलब although at what price, इसको हम बोलते हैं although at what price. so ये होते हैं हमारे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से यू कैन से इसके बारे में डिस्कशन। अब आता है इसका क्वेश्चन, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई नीड अनदर शीट। सो देखो गाइस, ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर स्मिथ हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस टेंडर बट हैज आस्क्ड यू टू रिव्यू इट फॉर हिम। हम एज अ प्रोफेशनल हमें बुलाया गया कि देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाला है कि मिनिमम टेंडर प्राइस ये रखना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि प्राइस हमने सही बताया है। He has pointed out to you that he wants to quote the minimum price as he believes that it will lead to more lucrative work in future. उसने ये बोला है कि आप मुझे मिनिमम प्राइस बताओ जो मैं चार्ज कर सकता हूँ, so that अगर मैं मिनिमम प्राइस चार्ज करूँगा तो पार्टी मेरे को आगे और भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। स्मिथ का टेंडर, मटेरियल 2000 kgs, ए लगेगा 2000 kgs एट द रेट 10 पर kg, बी लगेगा 1000 kgs एट द रेट 15 पर kg, ओके। सी इतना लगेगा। लेबर डी, अच्छा सॉरी ये एक्चुअली क्या है, मटेरियल इतना है, लेबर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। सो लेबर स्किल्ड लगेगी इतने आवर्स पर आवर, सेमी स्किल्ड इतने आवर्स पर आवर्स, अनस्किल्ड इतने आवर्स पर आवर्स। ठीक है, सिंपल है। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे लगेंगे 3500 आवर्स एट 12 पर आवर। अब तुम बोलोगे सर फिक्स्ड ओवरहेड्स तो हम कंसिडर करते ही नहीं हैं क्योंकि ये हमारा रेलिवेंट कॉस्टिंग है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सारा देखेंगे। कॉस्ट प्रिपेयर्ड बाय द टेंडर, मिस्टर स्मिथ टाइम इतना लगेगा, तो अपने टाइम की उसने इतनी कॉस्ट लगाई है। अदर एक्सपेंसेस इतने लगाए हैं। मिनिमम प्रॉफिट उसने बोला है कि टोटल कॉस्ट पे 5% में अपना प्रॉफिट लगा के चलूँगा, तो टोटल कॉस्ट पे 5% प्रॉफिट। सो मिनिमम टेंडर प्राइस इज दिस। उसने बताया कि मिनिमम टेंडर प्राइस इतना होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब पहली बार टेंडर प्राइस के अंदर जो होता है, हमें उसने क्या बोला है कि मिनिमम टेंडर प्राइस निकालो कि क्या हो सकता है। तो मिनिमम टेंडर प्राइस में पहली बात तो हम प्रॉफिट ऐड ही नहीं करते, हम बोलेंगे क्या कि भाई मिनिमम टेंडर प्राइस तो लगा रहा है, तो मिनिमम टेंडर प्राइस इज टोटल रेलिवेंट कैश फ्लो के टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चे से ऊपर तेरे ऊपर जो प्रॉफिट लगाना है वो लगा दो, बट मिनिमम टेंडर प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करते। मिनिमम टेंडर प्राइस मीन्स कि इतना मिनिमम हो सकता है जिसमें ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस। अब सबको देख के लग रहा होगा सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है छोटा सा, एक बार आगे देखो, ये देखो हर चीज़ की हमें अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, पहले मटेरियल लिखना शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, मिनिमम टेंडर प्राइस। तो सबसे पहले आई विल राइट अबाउट मटेरियल। सो 1000 kgs ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ 5 पर kg। हमें क्या पता था कि मटेरियल ए लगता है 2000 kgs, 2000 kgs मटेरियल लगता है। उसने प्राइस किस पे लगाया अभी हम वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि टोटल 2000 kgs लगता है। मटेरियल ए जो है 1000 ऑफ दिस kgs ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ 5 पर kg। ऑलरेडी स्टॉक में इतना मटेरियल है। अब ऑलरेडी अगर इतना मटेरियल है दैट मीन्स इसको हम अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि खर्चा हो चुका है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस मटेरियल का कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है। मिस्टर स्मिथ हैज़ नो ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ दिस मटेरियल एंड इंटेंड टू सेल इट फॉर 2 पर kg। वो ये बोल रहा है कि इस मटेरियल को मैं 2 पर kg पे सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, पहली बात तो मैं ये कॉस्ट बुक्स में इंक्लूड करूँगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है मेरे पास मटेरियल और वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स उसको कहीं और यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अगर इस टेंडर में यूज़ नहीं हुआ तो मेरे को इसको बेचना ही पड़ेगा। और कितने का बिकेगा, 2 × 1000, 2000 का। तो 2000 का ये सेल होगा। हाउएवर इफ़ ही सोल्ड एनी ही वुड हैव टू पे अ फिक्स सम ऑफ 300 टू कवर डिलीवरी कॉस्ट। अब 2000 का ये मटेरियल सेल, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना लेता तो 2000 का ये मटेरियल सेल होता और मुझे 300 डिलीवरी के देने पड़ते। दैट मीन्स मेरे को बेनिफिट कितना होता, 1700 का। तो दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं लूज़ कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स इस 1000 मटेरियल पे अगर मैं डॉलर लेके चलूँ तो $1700 तो मुझे मिलने ही चाहिए, क्योंकि वरना इस टेंडर में लगाने की वजह तो मैं बेच ही दूंगा इसको। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मुझे लगानी पड़ेगी, दैट इज़ माई कॉस्ट। इतना तो मिनिमम मैं इस मटेरियल का लूँगा जो 1000 kgs है। दोबारा से गाइस बच्चे कंफ्यूज ना होना, ये मटेरियल ऑलरेडी जब स्टॉक में है, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है और मैं इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर ये टेंडर मैंने ना लिया तो मेरे को इसको बेचना ही पड़ेगा। और कितने का बिकेगा, इतने का, अल्टीमेटली मुझे इतने पैसे आएंगे। सो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, यही है ना। इस मटेरियल के प्राइस को तो मैं इंक्लूड करूँगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। हमें क्या देखना होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो क्या होता, तो कुछ भी ना होता, इतने ही पैसे आते। तो दिस इज माई डिफरेंस। द करंट परचेज प्राइस इज 10 पर kg। तो 1000 kgs तो ऐसे हो जाएंगे, बाकी जो 1000 kgs हैं वो एट द रेट करंट मार्केट प्राइस दैट इज 10 विच इज 10,000। तो मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट आएगा 11700। मटेरियल ए हो गया। अब आता है मटेरियल बी का। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारे काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मटेरियल बी हमें चाहिए था 1000 kgs एट 15 पर kg। अब इसने तो 15 पर kg लगा दिया, हम अभी भी इसको देखेंगे नहीं, हमें 1000 kgs चाहिए। सो मटेरियल बी, देयर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल बी इन स्टॉक एंड इट कॉस्ट 18 पर kg। हमारे पास स्टॉक में बहुत पड़ा है बी और उसकी कॉस्ट है 18 पर kg। करंट परचेज प्राइस इज 15 पर kg। अब हमें ये पता है कि स्टॉक में बहुत सारा पड़ा है ये, ठीक है, और हमने 18 का लिया हुआ है। पहली बात तो जिस प्राइस का लिया हुआ है उसका कुछ नहीं करना हमें। करंट परचेज प्राइस इज 15, ओके। अब हमें ये देखने कि क्या इस मटेरियल का कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है। द मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज बाय स्मिथ इन द बिजनेस, कि ये तो मटेरियल स्टॉक में यूज़ होता रहता है, ये तो रनिंग स्टॉक है। दैट मीन्स इसको एक तरह से हम यही मानेंगे कि हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं।
सो दैट मीन्स करंट परचेज प्राइस इसका हम करेंगे, दिस इज मटेरियल ए, आई विल जस्ट राइट मटेरियल ए, अब आता है मटेरियल बी। मटेरियल बी में हमने क्या देखा था, हमें जो 1000 चाहिए वो 1000 kg एट करंट मार्केट प्राइस विच इज़ 15, सो 15,000 सीधा सीधा आ गया मेरा। एक काम करते हैं, इसको सर्कल कर देता हूँ मैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी। अब बात आती है मटेरियल सी की। मटेरियल सी कितना चाहिए, 500 kgs, ओके। मटेरियल सी, अब मटेरियल सी में क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ 500 kgs was bought for 10,000 some time ago for another one of contract that never happened। हमने पहले कभी 10,000 दे के ये 500 kgs परचेज कर रखे थे किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स ये कॉस्ट हमारी इररेलेवेंट कॉस्ट होगी क्योंकि पुराना खर्चा है, संक हो गया। आगे अब स्टॉक वही पढ़ना पड़ेगा कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है या नहीं। Mr. Smith is considering for selling it at 6,000 in total or using it for a substitute another material constantly used at normal production। कि वो कह रहे हैं या तो मैं इसको 6,000 का बेच दूं, या तो मैं इसको 6,000 का बेच दूं, या फिर मैं इसको नॉर्मल अपने बिजनेस में लगा दूं। अगर नॉर्मली मैं इसको बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे पैसे बचेंगे 8,000। मतलब दो ऑप्शन क्या हैं कि या तो मैं इसको बिजनेस में इसको बेच दूं एज इट इज़ तो 600 का सेल होगा, या फिर मैं इसको बिजनेस में लगा दूं जहां से मुझे 8,000 कमा के देगा। करंट परचेज प्राइस इज 40 पर kg। अब देखो पहली बात पहली बात हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि जो मटेरियल सी है हमने ऑलरेडी परचेज कर रखा था। अब जब ऑलरेडी 10,000 का परचेज किया था ये कॉस्ट वेस्ट होगी। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 6,000 या 8,000। या तो मुझे ये 6,000 कमा के देगा या मुझे ये 8,000 कमा के देगा, या तो ये मुझे 6,000 कमा के देगा या मुझे 8,000 कमा के देगा, यही है, ठीक है ना। इट वुड सेव 1,000 फॉर अनदर मटेरियल, कि मेरे को अगर मैं ये वाला मटेरियल जो है दोबारा से, अगर ये मटेरियल जो मेरा प्रोडक्ट बनता है ऑलरेडी जो मैं बना रहा हूँ उसमें किसी और मटेरियल की जगह मैं सी को लगा दूंगा तो मेरे को 8,000 रुपये बच जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक रेगुलर यूज़ कर सकता है, ही कैन नॉट यूज़ दिस स्टॉक रेगुलरली इन हिज बिजनेस। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी मैं ये स्टॉक लगा सकता हूँ और अगर लगाऊंगा तो मेरे को 8,000 रुपये बचेंगे। सो डेफिनेटली बिजनेसमैन यही ऑप्शन चूज़ करेगा, उसको बेनिफिट यहाँ पे 8 का हो रहा है या 6 का, तो इसको तो लेगा नहीं। और अगर ये स्टॉक मैं इस बिजनेस में लगाता हूँ दैट मीन्स इतना बेनिफिट मैं लूज़ कर रहा हूँ। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरी आएगी 500 kgs पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट विल बी 8,000। 8,000 विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक सेकेंड, सर्कल भी थोड़ा सा खराब हो जाएगा। 8,000 विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, फॉर मटेरियल सी। क्योंकि दो ऑप्शन थे, दोनों में से ये ऑप्शन बेटर है, इसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो इतना ही अपॉर्चुनिटी मैं लूज़ करूँगा अगर ये मटेरियल मैं टेंडर में लगाता हूँ। मटेरियल डी, मटेरियल डी कितना चाहिए, 50 लीटर्स एट 12 पर लीटर। सो मटेरियल डी 50 लीटर एट 12 पर लीटर। देयर आर 100 लीटर ऑफ मटेरियल इन दिस स्टॉक। हमारे पास स्टॉक में 100 लीटर्स रखा हुआ है, दैट्स गुड। आगे, it is dangerous if it is not used in this contract and will have to be disposed at a cost of 50 per liter। अब पॉइंट है हमारे पास 100 लीटर स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये डेंजरस है। मतलब ये अगर मैं स्टॉक में यूज़ नहीं करूँगा इस टेंडर में तो मुझे ये डिस्पोज करना पड़ेगा और मेरी जेब से 50 पर लीटर जाएंगे, क्योंकि ये डेंजरस है, डेंजरस गैस और समथिंग है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको डिस्पोज करना पड़ेगा अगर इस टेंडर में नहीं लगा। दैट मीन्स अगर मैं स्टॉक टेंडर में नहीं लगाता तो मेरी जेब से मुझे 50 लीटर चाहिए, 50 × 50 दैट मीन्स 2500 मेरा एक एक्सपेंस होगा। सो दैट मीन्स अगर मैं ये लीटर्स टेंडर में लगाता हूँ तो ये खर्चा मेरा बच जाएगा।
अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट इस टेंडर में लगाता हूँ तो खर्चा मेरा बच जाएगा. सो दैट मीन्स मटेरियल डी का जो 50 लीटर्स है उसमें मेरे को 2500 का बेनिफिट होगा. दैट मीन्स कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ ना लगाता तो मुझे अपनी जेब से 2500 देने पड़ते, तो मेरे 2500 बच गए. बाकी जो 50 है वो तो स्टॉक, वो तो हम इस टेंडर में लगा ही नहीं रहे. 100 लीटर्स थे ना, वो बिके ना बिके वो कंपनी की प्रॉब्लम है, वो इस टेंडर से रिलेटेड नहीं है. हमें सिर्फ 50 लीटर्स के बारे में देखना है. तो ये, और दूसरी बात, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो मटेरियल कहीं और यूज़ होता तो हमें उतना बेनिफिट होता. ये तो बल्कि उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं यूज़ किया तो लॉस होगा. नहीं यूज़ किया मटेरियल, बिजनेस में पड़ा रहा तो बिजनेस में लॉस होगा और हमें खर्चा करना पड़ेगा. टेंडर में लगाने के बाद वो खर्चा बच गया, सो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर अस. तो मटेरियल डी भी पूरा हो गया. अब आता है स्किल्ड लेबर. स्किल चाहिए 1000 आवर्स, तो स्किल्ड लेबर 1000 आवर्स. अब सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा गला पता नहीं क्यों खराश कर रहा है आज. स्किल्ड लेबर मुझे चाहिए 1000 आवर्स. अब मिस्टर स्मिथ ओनली हायर्स लेबर्स व्हेन इट नीड्स. करंट रेट इज दिस. दैट मीन्स अभी हमारे पास कोई स्पेयर लेबर नहीं है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली लोगों को बुलाएंगे, और स्पेशली बुलाएंगे तो उनको स्पेशल रेट देना पड़ेगा. सो दैट मीन्स दिस इंटू 25, सिंपली 25,000. क्योंकि हम स्पेशली बुलाते हैं, स्पेशली बुलाना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, स्पेशली इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अलग से उनको 25,000 देने पड़ेंगे. स्किल्ड हो गया. सेमी स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड कितने चाहिए? 2000 आवर्स. तो सेमी स्किल्ड लेबर ये मुझे चाहिए 2000 आवर्स. तो एक बार इसको भी पढ़ते हैं. सेमी स्किल में मिस्टर स्मिथ हैज अ वर्क फोर्स ऑफ 50 सेमी स्किल्ड लेबर्स हु आर करंटली नॉट फुली यूटिलाइज. मतलब 50 सेमी स्किल्ड लेबरर्स हैं जो करंटली पूरे यूटिलाइज्ड नहीं हैं. ठीक है, दोज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड अभी के लिए. ओके, they are on annual contract and the number of spare hours currently available in this project are 1500. 1500 हमारे पास अलग से spare hours अभी पड़े हैं. we have some spare hours. ठीक है, we have some spare hours जो हम यूज कर सकते हैं. ओके, गुड. any hours in excess of this will have to be paid for a time and a half. for a time and a half मतलब अगर हम इसके अलावा अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा घंटे उनसे काम कराना है, उसके लिए हमें 15 उनको देने पड़ेंगे. उसके लिए हमें क्या उनको देना पड़ेगा? 15 पर आवर उनको देने पड़ेंगे. सॉरी, हैव टू बी पेड फॉर अ टाइम एंड हाफ. टाइम एंड हाफ मतलब 15 प्लस 15 का आधा, दैट मीन्स 22.5. मतलब अगर हम इन लोगों को हायर करते हैं, इन लोगों से काम कराते हैं, बारे में मैं क्या बता रहा था कि हमें टोटल चाहिए 2000 आवर्स, और 2000 में से हमारे पास 1500 तो अवेलेबल हैं स्पेयर. अब जो स्पेयर अवेलेबल हैं उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना, तो इसमें से 1500 का तो कोई हम रेलिवेंट कॉस्टिंग में लगाएंगे ही नहीं वैल्यू. अब बचे 500. एनी आवर्स इन एक्सेस, यानी 500 जो एक्सेस हम उनसे काम कराएंगे, उसके लिए हमें टाइम एंड अ हाफ यानी 1.5 टाइम्स पे करना पड़ेगा. नॉर्मल आवरली रेट है 15, दैट मीन्स हमें 22.5 फॉर 500 हमें पे करना पड़ेगा. सो 500 इंटू 22.5 दैट इज 11250. ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट. ये जो 1500 है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इनका नॉर्मल लेबर आर क्यों नहीं है? नॉर्मल इसलिए ही नहीं है क्योंकि ये स्पेयर कैपेसिटी है. स्पेयर कैपेसिटी मतलब कि इनको हम पैसे दे ही रहे हैं और ये काम उतना नहीं कर रहे, तो पैसे तो दे ही रहे, वो तो वैसे भी देने पड़ेंगे चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो. तो 1500 के लिए कुछ एक्सेस अमाउंट देना ही नहीं, तो ये तो खर्चा होगा ही नहीं. एक्सेस जो 500 उनसे काम कराएंगे उसके लिए हमें 1.5 टाइम्स नॉर्मल आवर का देना पड़ेगा. सो दिस विल बी दी सेमी स्किल की रेलिवेंट कॉस्टिंग. अब आता है अनस्किल्ड.
अब अनस्किल्ड लेबर के केस में क्या होता है, देयर आर करंटली दीज आर करंटली अच्छा पहले देख लेते हैं अनस्किल्ड कितने आवर्स चाहिए। अनस्किल्ड हमें चाहिए 500 आवर्स, 500 आवर्स। These are currently fully employed by Smith on jobs where they produce a contribution of 2 per unskilled labor hour, कि जो हमें चाहिए आई थिंक 500 चाहिए थे, मैं भूल गया, अनस्किल्ड 500, हाँ मैं लिख लेता हूँ, अनस्किल्ड 500 आवर्स। सो 500 आवर्स जो अनस्किल्ड के हैं वो अभी हमें $2 पर अनस्किल्ड लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और फुली एम्प्लॉयड है। देयर करंट रेट इज 12 पर आवर, although extra could be hired at $20 an hour if necessary, कि करंट रेट है 10 पर आवर, कि अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हमें 20 पर आवर उनसे लेना पड़ेगा। तो देखो गाइस, करंट रेट इज 10 पर आवर, अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके लिए हमें 20 एन आवर देना पड़ेगा। सो 20 का तो ऑप्शन बहुत महंगा पड़ जाएगा हमें काम क्या करते हैं कि अगर ये फुली एम्प्लॉयड हैं तो उस जगह से हम इस जगह इनको हायर कर लेते हैं, उस जगह से कि ये करंटली फुली एम्प्लॉयड हैं तो उस जगह से इनको इस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है इसमें हायर कर लेते हैं। अब इसमें जब हम उनको हायर करेंगे अनस्किल्ड लेबर में तो हमें उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इनटू 10 पर आवर तो हमें दे ही रहे हैं, 10 पर आवर तो हमें उनको पैसे देने ही पड़ेंगे जो करंट लेबर आ रहा है। अगर दूसरे बिजनेस से हम उनको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लेके आएंगे और दूसरे बिजनेस में तो ऑब्वियसली हमारे पास लेबर पूरी नहीं है तो वहाँ पे काम प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 10 पर आवर के अकॉर्डिंग हमें लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो 10 पर आवर के लिए हमें लेबर चाहिए, प्लस उसके अलावा अगर वो उस बिजनेस में काम करते हैं तो वो 2 पर अनस्किल्ड लेबर आर हमें कमीशन या कंट्रीब्यूशन कमा के देते हैं। सो +2 कि मिनिमम हमें जो यहाँ पे खर्चा लगाना है 500 इंटू 12 दैट इज 6000, कि 6000 तो मिनिमम हमें इनसे पैसे चाहिए ही चाहिए, कि 5000 तो नॉर्मल पैसे जो खर्चा होगा और 2000 मतलब 2 इंटू 500 1000, दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दिस इज रेलिवेंट कॉस्ट, कि रेलिवेंट कॉस्ट है और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि इतना बेनिफिट हम लूज़ कर रहे हैं तो ये बेनिफिट हमें यहाँ से रिकवर तो करना पड़ेगा। अगर हम ये यहाँ पे नहीं लिखते तो दैट मीन्स मैं क्या बोलूँगा, भाई कोई फ़ायदा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करके इस लेबर को वहीं लगा दो, एटलीस्ट ₹2 कमा के तो दे रही है, ठीक है ना। सो ये तो उनको देना पड़ेगा अमाउंट, और इतना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लूज़ कर रहे हैं। चलो अब आता है फिक्स ओवरहेड। दिस इज कंसिडर्ड दैट मिसेस स्मिथ टू बी एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ आवरली रेट ऑन हिज एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे फिक्स ओवरहेड है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द टेंडर, मिस्टर स्मिथ स्पेंट 10 hours on this project at 100 per hour, which he believes in his charge out rate. Other expenses include cost of travel, research spent by this on project. Spent मतलब इतना खर्चा वो कर चुका है, क्या बोला, इतना खर्चा वो कर चुका है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाया है ये सारा इस कॉन्ट्रैक्ट से हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट को लेने का खर्चा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले का जितना भी एक्सपेंस है दैट इज हमारा संक कॉस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब मिसेस इसने इतना टाइम लगाया है इस प्रोजेक्ट पे, इतना प्राइस चार्ज कर रहा है बिजनेस से। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तब भी तो ये अमाउंट चार्ज करेगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता ये खर्चा तो तब भी वो कर चुका है। सो दिस इज संक कॉस्ट, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। लॉजिकली यू आर राइट। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उसने खर्चा करा है तो ये खर्चा तो हमारी कॉस्ट में ऐड होगा ना, बट मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा लॉजिक रेलिवेंट कॉस्टिंग का लॉजिक, कि ये खर्चा अगर इन केस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब भी तो इतना टाइम वो लगा ही चुका है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोशिश करी उसने, तो तब भी तो इतना खर्चा उसका है ही है। अदर एक्सपेंसेस जो थे वो भी वो कर चुका है खर्चे, तो जब खर्चे कर चुका है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब भी तो उसको कहीं से रिकवर करने पड़ेंगे ना। सो दैट्स वाई रेलिवेंट कॉस्टिंग में हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि रेलिवेंट कॉस्टिंग में नॉर्मल कॉस्टिंग से जो प्राइस आता है वो काफ़ी कम आता है। नॉर्मल कॉस्टिंग में तो मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है।
रेलिवेंट के लिए इंक्लूड इसको नहीं करूँगा। और प्रॉफिट तो मैंने वैसे भी बताया था, प्रॉफिट तो हम इंक्लूड नहीं करते। सो दैट मीन्स यहाँ पे स्मिथ टाइम भी नहीं कंसिडर होगा, अदर एक्सपेंसेस भी नहीं, ये भी नहीं, और मिनिमम प्रॉफिट भी नहीं। सो ये होगा मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। दिस विल बी माई टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कर लेते हैं 11700 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 2,500 प्लस 25,000 प्लस 112500 सॉरी मैंने गलत कर दिया, 11250 प्लस 6,000। सो ये मेरा आंसर आ रहा है 79450। तो 79450, एक सेकेंड गाइस मैं दोबारा चेक करता हूँ, मुझे गड़बड़ लग रही है। 11700 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस माइनस 2,500 है। मैं वही सोच रहा था कुछ गड़बड़ है, ये माइनस 2,500 है। माइनस 2,500 प्लस 25,000 प्लस 11250 प्लस 6,000, सो दैट इज 74450। सो 74450 इज माई आंसर। ये मैंने पीछे से चेक कर लिया है, उनका भी आंसर यही आ रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करता हूँ कि क्या पीछे से मैच कर रहा है। तो मेरा 79450 आ रहा था पहले, तो मैंने देखा कुछ गड़बड़ है, तब मैंने देखा कुछ ना कुछ मिस्टेक, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, यहाँ से पता चला। हो सकता है लॉजिकल मिस्टेक भी होती, बट मैंने सारी चीज़ें समझ के लॉजिकली करी हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये पार्ट तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेक अ मिनिमम टेंडर प्राइस, कि इतना मिनिमम हम टेंडर से चार्ज करेंगे। मुझे रेलिवेंट कॉस्टिंग टॉपिक अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि सर ये तो फ़ायदा क्या है रेलिवेंट कॉस्टिंग का, इतने सारे खर्चे, फिक्स ओवरहेड, ये सारे जो इससे रिलेटेड है, ये तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे बिजनेस में। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो दिस इज रेलिवेंट कॉस्टिंग। अब आता है आगे एडिशनल एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये नहीं करा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ये अपने आप कर लेना, इट्स सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सी एंड डू इट बाय योर सेल्फ। अब हम करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स। सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 का फर्स्ट पार्ट, जेड कंपनी, अब पहले करना क्या है, व्हाट कॉस्ट शुड बी चार्ज टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेटल ZX, हमें क्या कॉस्ट चार्ज करना है। सो दिस इज लाइक अ रेलिवेंट कॉस्ट। ओके, जेड कंपनी इज प्राइसिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द यूज ऑफ 50 tons ऑफ मटेरियल ZX, there are 25 ton of ZX in inventory at the moment which were bought at this per ton। हमने ऑलरेडी इतने का परचेज कर रखा था, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है। लेट्स सी, Z कंपनी नो लॉन्गर हैज़ एनी यूज ऑफ दिस मेटल, इसका कोई भी यूज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं है, मतलब ये कंप्लीट वेस्ट है। सो ये कॉस्ट हमारी होगी संक कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। The current purchase price is 210 per ton and the metal could be disposed of for a net scrap proceed of 150 per ton। मतलब ये जो 25 टन है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम 150 का स्क्रैप कर सकते हैं। सो 150 इंटू 25 टन, 150 इंटू 25 दैट इज 3750। तो 3750 इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये 25 टन अगर मैं डिस्पोज करता हूँ तो 150 पर टन मुझे मिलेंगे। दैट मीन्स टोटल इतना अमाउंट तो मुझे इन टन को बेच के मिल जाएगा। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं करता। 50 टन मुझे चाहिए थे, 25 यहाँ यूज़ हो गए। करंट परचेज प्राइस इज 210। सो 210 जो 25 एडिशनल मुझे चाहिए वो मुझे परचेज करने पड़ेंगे मार्केट से। सो 25 इंटू 210 दैट इज 5250। This is my relevant cost. So total relevant cost is 5250 plus 3750. So 9000 is my relevant cost. ये opportunity cost है जो मैं lose कर रहा हूँ, और ये मुझे खरीदने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास है ही नहीं मार्केट से। So this is मेरा relevant cost. Second, what is the relevant cost for unskilled labor on the contract? Okay, 100 hours or unskilled labor are currently paid at this per ton आर नीडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। 100 आवर्स हमें चाहिए जिनको करंटली इतने पैसे देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
Z company has no surplus capacity at this moment, but additional temporary staff could be hired at 6.5 per hour. कि हम चाहें तो हमारे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, मतलब ये 100 अगर हम इस प्रोडक्ट में लगाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हैं, तो हमें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे. तो मैं क्या सोचूंगा कि ये वाला जो है ये नॉर्मल चलने दो, उसमें हमें यहाँ के लिए एडिशनल चाहिए तो एडिशनल तो हमें इतने रुपए में ही मिलेगा, इस रुपए के तो ऑलरेडी हमारे पास करंटली है. ठीक है. पॉइंट इज 100 जो लेबर आवर है उनको 5.50 हम दे रहे हैं फॉर जो काम हम कर रहे हैं, और ये लिमिटेड है. ठीक है. अब पॉइंट इज अगर मुझे नया कोई काम करना है और 100 और चाहिए तो मुझे टोटल 6.50 में मार्केट से और एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ेगा. अब पॉइंट क्या है, अगर मैं ये अपने बिजनेस में लगाता हूँ तो पुराना बिजनेस तो कंटिन्यू करना ही है ना, तो उसके लिए मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे. सो कॉस्ट प्लस जो एडिशनल एक्सपेंस है, $1 का एडिशनल एक्सपेंस कर रहा हूँ. तो सिंपल लॉजिक क्या है, इन पैसों को, इन लेबर को मैं वहीं रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, इस बिजनेस के लिए एडिशनल इतने हायर कर लेता हूँ. तो 6.5 into 100, तो 650 विल बी माई रेलिवेंट कॉस्ट. थर्ड, 100 hours of skilled labor are needed for a contract. The company currently has 300 hours of spare capacity. कि इतना हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही. ओके. देयर इज़ अ यूनियन एग्रीमेंट इन प्लेस दैट देयर आर नो ले ऑफ, द वर्कर्स आर पेड 8.50 पर आवर. कि किसी को भी जॉब से, चाहे काम हो चाहे ना हो, हम किसी को जॉब से नहीं निकालेंगे और वर्कर को हम इतने पैसे देते हैं. तो हमने जो लेबर हमारी थी उनका 300 आवर्स हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी, और हम जॉब से किसी को नहीं निकाल सकते. तो जब स्पेयर कैपेसिटी है, पैसे हम उनको पूरे दे रहे हैं, कोई ले ऑफ नहीं कर रहे, पैसे पूरे दे रहे हैं, तो उनसे काम भी कराओ भैया. पैसे तो दे ही रहे हैं ना पूरे, तो उनसे काम करा लो. नहीं कराओगे तब भी ये देने पड़ेंगे. सो इसके लिए हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है 0. हम इनको कोई भी पैसे चार्ज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी इतने पैसे देने ही थे. उनसे काम करें ना करें, बेले बैठे रहे, लेकिन हमने पैसे उनको देने ही हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इक्विपमेंट की रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी. इक्विपमेंट ओन्ड बाय जेड कंपनी हैज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 1800 एंड हैज बीन आइडल फॉर सम मंथ. इक्विपमेंट था 1800 का और वो आइडल पड़ा है. मतलब बुक वैल्यू मतलब हमारी बुक्स में, तो एक तरह से तो क्या होगी हमारी, ये एक तरह से हमारी ये होगी संक कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बुक में पड़ा हुआ है, परचेज करा हुआ है. इट कुड नाउ बी यूज फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इफ इट इज नॉट यूज्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड फॉर अ नेट अमाउंट ऑफ 2000. मतलब अगर ये इक्विपमेंट हम बिजनेस में यूज नहीं करते, इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं करते, तो हम इसको बेचेंगे कितने का, 2000 का. सो 2000 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. After use of this contract, the equipment would have no resale value and would be dismantled. इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के बाद इस इक्विपमेंट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी. तो पहली बात तो ये मेरी संक कॉस्ट ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूँ. अगर इस इक्विपमेंट को मैं बिजनेस में यूज करता हूँ तो ठीक है, नहीं करता तो मुझे 2000 रुपीज़ आएंगे. दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 2000. और अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करता हूँ तो डिसमेंटलिंग का कोई खर्चा नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा, रीसेल वैल्यू है ही नहीं इसकी कुछ जो मुझे बाद में मिलेगी. सो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 2000, कि मिनिमम 2000 तो मुझे आने ही चाहिए, मिनिमम 2000 तो मुझे आने ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेलिवेंट कॉस्टिंग आर ट्रू. अब देखो इसमें एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखना. सॉल्यूशन में 1 2 1 3 4 2 3 5 4 5. अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 दोनों जगह आ रहा है, 3 दो जगह आ रहा है, 2 दो जगह आ रहा है, 4 दो जगह आ रहा है, 5 दो जगह आ रहा है. दैट मीन्स ये स्किल लेवल का क्वेश्चन, स्किल लेवल का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हम लॉजिक नहीं लगा सकते, शॉर्टकट नहीं बना सकते, क्योंकि देखो 1 2 में आ रहा है, 2 2 में आ रहा है, 3 2 में आ रहा है, 4 2 में आ रहा है, 5 2 में आ रहा है. तो मतलब मैं यहाँ कुछ भी कटिंग नहीं कर सकता. हाँ, अब एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से 1 2 3 देख लें, 1 2 3 में से तो काफ़ी हद तक हमारा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि अगर 1 सही है तो या तो ए होगा या बी, सी और डी में से हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है ना, ऐसे वी कैन डू इट. चलो, सो एक काम करते हैं, पहले 1 पढ़ते हैं.
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय the foregone potential benefit from the best rejected course of action. The opportunity cost is represented by the foregone potential benefit from best rejected course of action. मतलब foregone मतलब जो मैंने छोड़ दिया benefit कि अगर मैं अपना ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करता तो मुझे कौन सा बेनिफिट मिलता। जैसे मशीन का हमने देखा था कि मशीन को मैं अगर डिसमेंटल कर देता तो मुझे 2000 रुपीज़ मिलते, डॉलर मिलते। सो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लगाने के लिए ये अपना बेनिफिट फॉरगो किया, फॉरगोन पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द रिजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैंने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने की वजह से मुझे 2000 का अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। दैट इज रेलिवेंट कॉस्टिंग। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी सही है। दैट मीन्स इन दोनों में से मेरा आंसर या तो ए है या बी, सी और डी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम सेकंड स्टेटमेंट देते हैं, अगर हुई तो ए आंसर होगा, नहीं हुई और तो बी आंसर होगा, बाकी सारे पढ़ने ही नहीं। सेकंड इज मटेरियल कैन नेवर हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेयर एज लेबर कैन। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। हमने पढ़ा था मटेरियल की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर मटेरियल स्कैर्स है, लिमिटेड है और हमें बाद में परचेज करना पड़ेगा बाहर से, तो हम मटेरियल की परचेज प्राइस वैल्यू लेते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो 2 आंसर नहीं है, सो ए इज नॉट द आंसर। सीधा सीधा बी हमारा आंसर है। हमें बाकी पढ़ना भी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। पढ़ना है अपनी समझ के लिए पढ़ो, बट वी हैव टू फाइंड आउट शॉर्टकट ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन। 1 सही था तो इन चारों में से 1 यहाँ हो गया। 2 डेफिनेटली सही नहीं है तो 2 यहाँ मेरा आंसर नहीं आता। ठीक है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू डू अ क्वेश्चन। अब अगर मान लो फॉर केस इन केस अगर तुम्हें 1 समझ नहीं आया ठीक से कि यार 1 मुझे डाउट है, कोई बात नहीं, 2 देख लो। 2 तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो जहाँ जहाँ 2 आ रहा है ए गलत है, सी गलत है, ये गलत हो गए। अब 3 एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। ये हमें पता है कि दिस इज ट्रू। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। सो 3 इज राइट। तो 3 कहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही। देन ऑल्सो बी इज दी आंसर। हम किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ऑल द थिंग्स। मल्टीपल चॉइस का एक अच्छी बात यही है कि देर आर शॉर्टकट्स टू डू अ क्वेश्चन लाइक दैट। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी, इसका मैं सीधा एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये चीज़ हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी कर रखी है। जिन्होंने नहीं करी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक डाउनलोड करके जॉइंट कॉस्ट देख लेना, जॉइंट अकाउंटिंग जॉइंट प्रोडक्ट देख लेना, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये सर्च करके जिस भी चैप्टर में है उस चैप्टर की वीडियो देख लेना, तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, इलस्ट्रेशन कराऊंगा वहाँ से समझ आ जाएगा। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं गेहूँ बनाता हूँ, ठीक है, तो पहले होती है उसको बोलते हैं जीरी। ये जीरी का दाना होता है जिसमें से गेहूँ निकलता है। इसको जब मैं प्रोसेस करता हूँ इससे 2 प्रोडक्ट आते हैं। एक तो इससे आता है चावल, सॉरी गेहूँ नहीं चावल, एक तो इससे आता है चावल, एक इससे आता है, इसको मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ लाइक द कवर ऑफ चावल, जिसको हम सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं, या ये भी बहुत जगहों पे यूज़ हो सकता है। ये दिस इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनता है। सो हम जब जीरी को प्रोसेस करते हैं, एक तो हमें इसमें राइस निकला और एक इसको एक तरह से जस्ट ABC बोल दो कि एक दूसरा प्रोडक्ट निकला है विच हैज़ डिफरेंट यूजेस। तो हमें पहला पार्ट जो इस टॉपिक का है वो ये है कि अगर हमें इन दोनों की कॉस्टिंग निकालनी है, जॉइंट कॉस्ट, वो कैसे निकालें। हाउ डू वी कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट, कि टोटल जो खर्चा हमारा हुआ है, अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग में खर्चा हुआ है वो कितना इसमें जाएगा, राइस में कितना यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बने। ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट है कि सारा का सारा खर्चा इसमें लिखेंगे। तो जो हमारा प्रोसेसिंग के टाइम पे एक्सपेंस हुआ है वो कितना यहाँ जाना चाहिए, कितना इसमें जाना चाहिए, उसके लिए हमारे हैं 2 मेथड्स। तो वो मेथड्स हैं ये, बेसिकली 3 है बट नॉर्मली हम यही 2 करते हैं। सो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ मार्केट वैल्यू,
और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, या तो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन कराता हूँ, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा तुम्हें ईजिली। ये इलस्ट्रेशन छोड़ दो, ये काफ़ी बड़ी है, टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाएगा, पढ़ लेना। ये करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8। अब इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर पीरियड 1। डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतना, ओवरहेड इतने लगे, टोटल कॉस्ट 18,000। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी। इस पूरे प्रोसेस में हमारे दो प्रोडक्ट निकले ए एंड बी, विच आर देन सोल्ड एट द गिवन प्राइस बिलो। द आउटपुट फिगर रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसेस। के टोटल इस पूरे प्रोसेस में, इस पीरियड में प्रोडक्ट ए निकला 2000 और बी निकला इतना। ए सेल हो सकता है इतने का, बी सेल हो सकता है इतने का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी अज्यूमिंग जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन बाय मार्केट वैल्यू और अपोर्शन बाय प्रोडक्शन यूनिट। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ मार्केट वैल्यू पे हम अपोर्शन कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ए, एक काम करते हैं, इसके लिए भी मैं अपने साथी को बुला ही लेता हूँ। आ गया, यस। तो देखो अब यहां पे है, सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सो प्रोडक्ट ए का टोटल सेल प्राइस कितना है, 2 × 5 10,000। दिस प्राइस मीन्स सेल्स प्राइस, प्राइस मीन्स सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल प्राइस जो है, इसको थोड़ा सा मैं उधर सरका देता हूँ। सो सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए है 10,000 और प्रोडक्ट बी का है 8 × 2.50, दैट इज 20,000। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, 18,000। सो टोटल कॉस्ट जो मेरी है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट मेरी है 18,000। अब पहला केस, अब ये जो कॉस्ट मेरी है ये प्रोडक्ट ए में कितनी जाएगी, प्रोडक्ट बी में कितनी जाएगी, जैसे हमने पढ़ा था ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब हमें ये देखना है कि इस टोटल कॉस्ट को मैं कितना ए में लिखूं, कितना बी में। पहला मेथड है यूजिंग मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू है 10,000 20,000। सो 18,000 प्रोडक्ट ए में कितना जाएगा, इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 30,000, इतना चला जाएगा ए में। और 18,000 जो खर्चा है इंटू 20,000 डिवाइड बाय 30,000, इतना चला जाएगा बी में। सो 18,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 30, सो दैट मीन्स 6,000 चला गया मेरा ए में। और 18,000 इंटू 20, 2 डिवाइड बाय 3, तो 12,000 चला गया मेरा कॉस्ट यहाँ पे। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 4,000 एंड 8,000, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल था। दिस इज पार्ट नंबर 1 कि जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू। मैंने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको अपोर्शन किया है। ठीक है, ये आई होप सबको समझ आ गया हो। अब मैं करता हूँ जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मेरी ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब प्रोडक्शन यूनिट की अकॉर्डिंग मुझे अपोर्शन करना है। सो टोटल खर्चा है 18,000, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है 10,000 यूनिट्स, ए में हो रही है 2,000, बी में 8,000, तो 18,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, टोटल यूनिट्स बन रहे 10। तो अब मेरे को अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स टोटल है 10, ए में है 2, सो 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 3,600। और 18,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 14400। अब आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। सो दिस इज विद 6,400 और ये हो जाएगा 1465 5,600।
सो दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट नाउ। अब तुम बोलोगे सर इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्या लिंक है? अभी रेलिवेंट कॉस्टिंग का कोई रोल नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने कॉस्टिंग देखी थी कि बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्टिंग कैसे निकालें, इस कॉस्ट को कैसे निकालें। इस टॉपिक में अभी तक हमने सिर्फ यही देखा था। रेलिवेंट कॉस्टिंग से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है गाइस, अब आता है आगे नेक्स्ट पार्ट। ये इलस्ट्रेशन कर लेना गाइस। नेक्स्ट पार्ट, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। अब फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का मतलब क्या है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को सीधा सीधा सेल कर दें या क्या हम इस प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करें। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन हम चूज करें, कि या तो प्रोडक्ट जो हमारा निकला है, बन गया, उसको एज इट इज बेच दें या फिर उसको फर्दर प्रोसेस करें। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर फर्दर प्रोसेस करके हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो when deciding whether to process a particular product further or to sell after split off, only future incremental cash flow should be considered, कि आगे फ्यूचर में कितना कैश हमें आएगा। सो फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मतलब एनी डिफरेंस इन रेवेन्यू एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट। कि प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद अगर हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हमें कितना रेवेन्यू आएगा और उस प्रोसेस के बाद हमें कितना और खर्चा करना पड़ेगा। याद रखना गाइस, जब हमने प्रोडक्ट ये बना दिया ए और बी, ये वाले सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ कंसिडर नहीं करते। जॉइंट कॉस्ट आर संक एट दिस स्टेज एंड आर नॉट रेलिवेंट टू द डिसीजन। हमें ये देखना है कि इसको आगे अगर हम प्रोसेस करके सेल करते हैं तो कितने का सेल होगा और कितना हमें बेनिफिट होगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सेम लॉजिक, अगर मैं इसको प्रोसेस नहीं भी करता, ना मैं इसको बेचता, ना कुछ करता, ये खर्चा तो हो ही चुका है, ये प्रोडक्ट तो बन ही चुका है, ये तो रखा हुआ है मेरे पास फैक्ट्री में। सो दैट मीन्स अब अगर इसको मैं नहीं भी बेचूंगा तो खर्चा तो हो चुका है ना। सो ये एक्सपेंस मेरा संक कॉस्ट होगा। इसके आगे अगर मैं इसको सेल करूंगा तो सेल वैल्यू क्या है और आगे सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसको माइनस करके देखूंगा कि कितना प्रॉफिट आएगा। सो जॉइंट कॉस्ट आर संक एट दिस स्टेज एंड आर नॉट रेलिवेंट। क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। A firm makes 3 joint products XYZ at a joint cost of $4 lakh। इतनी joint cost है उनकी। Joint costs are apportioned on the basis of weight। weight के अकॉर्डिंग उसको apportion किया है। Products X and Z are currently processed further। X and Z को हम currently process कर रहे हैं। ये दिया हुआ है weight। Further processing cost X की है इतनी, Z की है इतनी, इनको हम further process करते हैं और ये है इनकी सेल वैल्यू। दिस इज सेल वैल्यू। ठीक है, जो प्रोडक्ट Y है इसको हम फर्दर सेल नहीं करते। क्यों? फर्दर प्रोसेस नहीं करते, सीधा सीधा इसको इतने का सेल करते हैं। तो दिस इज सेल प्राइस, दिस इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये दी हुई है और ये दिया हुआ है। ओके, एन अपॉर्चुनिटी हैज अराइजन टू सेल ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट दी फॉलोइंग प्राइसेस। कि हमें एक ऑप्शन मिला है कि हम ये सारे इस रेट के बेच दें। 2 लाख इतना इतना इतने डॉलर्स का हम ये बेच दें, हमें एक ही ऑप्शन मिला है। तो लेट्स सी इसको बेच के हमें कोई फायदा है या नहीं है। देखो गाइस, अब अगर मैं X को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मेरा खर्चा आता है $8 लाख का और इसकी सेल वैल्यू है 9,80,000। दैट मीन्स 1,80,000 मेरे को ये बेनिफिट दे रहा है। अगर मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ फर्दर और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहा हूँ तो मेरा एक तरह से जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 1,80,000। वाई का तो प्रॉफिट ही मेरा 1,20,000 है। मैं यहाँ प्रॉफिट लिख देता हूँ, प्रॉफिट। वाई का तो प्रॉफिट ही 120 है और जेड का भी सेम 600 का सेल हो रहा है, 600 लाख का, 6 लाख का, 4 लाख का मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट आएगा मेरा 2 लाख। सो ये आगे मेरे प्रॉफिट अगर मैं प्रोसेस करने के बाद इनको बेचता हूँ। अब अगर मैं बिना प्रोसेस करे बेचूं तो एक्स मेरे को कमा के दे रहा है 2 लाख। प्रोसेस करके दूंगा तो एक्स कमा के देगा 180। बिना प्रोसेस करे एज इट इज़ बेच दूंगा तो प्रोसेस कमा के देगा 2 लाख। सो इट्स बेटर कि मैं इसको एज इट इज़ बेच दूँ।
प्रोसेस करके कम प्रॉफिट है, बिना प्रोसेस करे ज़्यादा मिल रहा है। तो एक्स को तो मैं एज इट इज़ करूँगा, इसको मैं प्रोसेस करूँगा ही नहीं। वाई मेरे को, वाई तो वैसे भी ज़्यादा ही दे रहा है, इसको तो प्रोसेस में वैसे भी नहीं करता था। वाई की तो या तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वाई की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 थी, बिना प्रोसेस किए मैं इसको इतने का बेचता था, और यहाँ पे तो बिना प्रोसेस किए ज़्यादा का बिक रहा है, तो इसको भी प्रोसेस नहीं करना। जेड जो है, इसको जब मैं प्रोसेस करता था तो मुझे प्रॉफिट होता था 2 लाख का, लेकिन अगर मैं इसको प्रोसेस नहीं करके बेचूंगा तो मुझे $1,60,000 मिलेंगे। सो मैं कहूँगा यार प्रोसेस करके बेचूंगा तो कमाऊंगा 2 लाख, बिना प्रोसेस करे बेचूंगा तो आई अर्न 1,60,000, तो इट्स बेटर कि इसको प्रोसेस करो। सो विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ एनी शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर? सो द आंसर इज जेड। हमें जेड को प्रोसेस करना है, क्योंकि जेड प्रोसेस करके हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इन दोनों से नहीं मिल रहा। दैट्स इट। और ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया था, ठीक है। सो गाइस, इसको अच्छे से कर लेना। टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।